इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। जो लोग फॉलो कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो लोग फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान को, जो लोग फॉलो कर रहे हैं कराची के हालात को, वो जानते हैं कि पिछले 3 प्रोग्राम्स कराची के हालात पे हमने वहाँ जाकर रिपोर्ट किए। कराची की कटी पहाड़ी से लेकर कस्बा कॉलोनी तक जहाँ पर फायरिंग हो रही थी, होके हटी थी, उन तमाम जगहों से हमने कोशिश की कि आपको दिखा सकें कि कौमियतें किस तरह एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं, कितनी नफरतें बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। और नफरतें होना शायद इतनी बड़ी बात नहीं है जितना उस लीडरशिप का फुकदान है जो इन नफरतों को, ख्वाह वो कौमियत के नाम पे हैं, लिसानियत की बुनियाद पर हैं, ज़बान की बुनियाद पर हैं, ख़त्म करने का अज़म रखती हो, मेरिट रखती हो, टैलेंट रखती हो। वो लीडरशिप नज़र नहीं आ रही कराची में या बिल्कुल पाकिस्तान में। अब कराची के अंदर कल जो कुछ भी हुआ, कॉल दी गई, पिछले एक हफ्ते में 100,000 लोग मर चुके हैं। आज हैरतनाक तरीन बयान आया रहमान मलिक साहब का, और वो ये था कि उन्होंने दरख्वास्त की है, ये मैं आपको कोई मुबालगा नहीं कर रहा, उन्होंने दरख्वास्त व पेशकश की है भत्ताखोरों को, टारगेट किलर्स को, कि वो कराची के बजाय किसी और जगह चले जाएं। अच्छा, उन्होंने ये स्पेसिफाई भी नहीं किया रहमान मलिक साहब ने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कराची के बजाय क्या लाहौर चले जाएं या पेशावर चले जाएं या मुल्क से बाहर चले जाएं। ये उन्होंने इतना डिफेंसिव और इतनी बेचारगी से भरा स्टैंड है कि हुकूमत सिंध के ऊपर, हुकूमत पाकिस्तान पे आज पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा तरस और रहम आ रहा है कि टारगेट किलर्स के आगे झुक कर ये बात कह रहे हैं कि जी, पेशकश कर रहे हैं कि आप यहाँ से कहीं और चले जाएं। तो हालात लगता है इनकी कंट्रोल से बाहर है। ये हमारा आज का टॉपिक है कि अवाम, ताजिर, जो लोग वहाँ पे टारगेट किलिंग के विक्टिम हैं, भत्ताखोरी के विक्टिम हैं, चंदे, सो कॉल्ड चंदा के विक्टिम हैं, उनके हाथ खड़े हो गए। वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी आए ना आए, ऐसी फौज जरूर आ जाए कराची में जो एटलीस्ट इन लोगों से हमें निजात दिलाए, ये जो टारगेट किलर्स और जो लोग भी वहाँ पे कत्लेआम कर रहे हैं और खौफ और हरास का एक बाजार गर्म किया हुआ है। पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ, इसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ और भी आज इस प्रोग्राम में जो आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। कराची का अमन व आमा इस वक्त किसके हाथ में है, उस अजीम हस्ती की भी आपको एक झलक दिखाएंगे, वो कौन है, जो नए नए अपॉइंट होकर आए हैं, आज कल में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। इसके अलावा आज डिस्कशन भी करेंगे बहुत अहम लोगों से इसी इशू के ऊपर, क्या कराची इस हद तक जा चुके हैं हालात, क्या फौज आ जाए तो काफ़ी है, और उसके रेप्लिकेशंस फिर क्या होंगे कि एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है कराची वाले और अहले पाकिस्तान भुगत चुके हैं। कराची में पिछला एक हफ्ता क्या हुआ, पहले इसकी छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और फिर वापस कराची के हालात में आपको कराची से लाइव हमारे रिपोर्टर हालात का तजिया भी करेंगे। ये दर्द आशोब मनाजिर कराची के हैं, जहां जिंदगी और मौत का रक्स हर वक्त जारी रहता है। लोगों के लिए मरना मुश्किल है तो जीना भी महाल होता है। लिसानी बुनियादों पर एक तरफ से गोली चलती है तो पूरा शहर बदअमनी की नजर हो जाता है, फिर हर तरफ गोलियों और चीखों की आवाजें होती हैं। मौत सड़कों पर जश्न मनाती है और सबसे बढ़कर मौत का खौफ शहरियों पर लम्हा हयात तंग कर देता है। गुज़श्ता 7 दिनों से भी कराची की सड़कें और गलियां लाशें उगल रही हैं। 18 अगस्त को पीपी के साबिक एमएनए वाजा करीम समेत 17 अफराद को मौत के घाट उतारा गया तो शहर बदअमनी का शिकार हो गया। 19 अगस्त को शहर में रॉकेटों और दस्ती बमों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। 12 बोरीबंद लाशें बरामद हुई और कई बसें जला दी गईं। 20 तारीख को भी 28 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 7 दिनों में 110 के करीब अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। इस सारी सूरत हाल में हुकूमती दावे ही रहे और अमन कायम करने के लिए पुलिस और रेंजर्स की तमाम तर कोशिशें बेसूद साबित हुई। हुकूमती इत्तेहादी जमात ANP कराची में फौज लाने की बात कर रही है तो PPP इसकी सख्त मुखालिफत में है। दूसरी तरफ कराची की सूरत हाल पर अदलिया और फौज में भी तशवीश पाई जा रही है। आला अदलिया कराची में कत्ल व गारतगरी का नोटिस ले चुकी है तो फौज भी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करना चाहती है। ये जो रिपोर्ट आपने देखी, इसमें आखिरी जुमला जो है उससे मैं एग्री नहीं करूंगा। फौज किरदार अदा करना चाहती है नहीं, इसके बारे में हमें इल्म नहीं है कि फौज ऑलरेडी बहुत जगहों में फंसी हुई है। हम अपने रिपोर्टर के पास जाएंगे। आज मुतहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से स्ट्राइक की कॉल थी, मजम्मत की कॉल थी। कराची में एक्चुअली क्या हुआ, कितने लोग मजीद शहीद या हलाक हुए और कराची के ट्रेड और बिजनेस का क्या आलम रहा। हमारे साथ मौजूद है इक़्तिदार अनवर साहब, कराची से हमारे रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम इक़्तिदार।
वालेकुम सलाम। हजूर, कराची के हालात जरा रिपोर्ट कर दीजिए, सुबह से लेकर अब तक क्या मामलात हुए, कितने लोग मरे या अमन कायम रहा? कामरान साहब, अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो आज के जाँ भाग होने वाले अफराद को मिला के 110 से जायद अफराद जो हैं वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। मरने वाले ये नहीं जानते कि उनको क्यों मार दिया गया, और अलमिया ये है कि जो टारगेट किलर्स पिछले 5 दिन से नाजमाबाद पुलिस के पास पकड़े गए हैं, बार बार पुलिस उन्हीं 4 लड़कों को पेश करती है। आज रहमान मलिक साहब ने भी, जिस तरह कि आपने शुरू में कहा कि ये कह दिया कि वो भत्ताखोर कहीं और चले जाएं, तो मैं इससे ये मतलब समझा हूं कि पहले ये जंग चल रही थी कटी पहाड़ी में, फिर ये जंग चली लियारी में, उसके बाद कोरंगी में, अब जो शहर के चंद एक इलाके कुछ पुरअमन रह गए हैं, मुझे लगता है कि हुकूमत चाहती है कि वहां ये जंग शुरू कर दी जाए। हम आपको बताएं कि आज कराची में भत्ताखोरों के खिलाफ, टारगेट किलर्स के खिलाफ और हुकूमत की खामोशी के खिलाफ जो एहतजाज किया गया, लगता था कि शहर में मुकम्मल तौर पर सोग का समा है। गली मोहल्ले की दुकानें तक बंद थी, रात गई से शहर में खौफ का माहौल आ गया था। लेकिन आज की हड़ताल इस हवाले से भी बहुत अच्छी रही, बहुत पुरअमन रही कि आज कोई जलाओ घेराव का वाकया नहीं हुआ। आज खाली सड़कों पर भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे वो शहरियों का तहफ्फुज नहीं कर सके, और आज भी 7 अफराद जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए। मैं आपको यहाँ एक बात और बता चलूं कि जितने इजलास पिछले 4 दिन में हुकूमत ने एसी वाले कमरों में बैठ के किए हैं, अगर उसका 10% अमली इकदाम के तौर पर शहर में किया जाता, पुलिस से रेड करवाई जाती, रेंजर्स से रेड करवाई जाती, उनके हाथ खुलवाए जाते, तो आज शायद ये 6 और 10 अफराद जाम बाग ना होते। लेकिन हम देख रहे हैं कि 4 दिन से एक ही बात की जा रही है, वो पता नहीं वो सर्जिकल ऑपरेशन उस वक्त होगा जब शहर में 1000 अफराद मर जाएंगे। यहां पर हम मान लेते हैं कि फौज की जरूरत नहीं है, लेकिन रेंजर्स तो मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। हम आपको बताएं कि हमारी बात हुई थी एडिशनल आईजी से जिना अस्पताल में, जब वो वहां आए थे हमने उनसे पूछा कि अब तो पुलिस की बस पर भी फायरिंग हो गई है, तो कब आप अमली इकदाम करेंगे? तो उनका ये कहना था कि 24 घंटे में आप अमली इकदाम को देखेंगे। और कामरान साहब, उस बात को भी अब 48 घंटे इक़्तिदार, ये पुलिस का तो ये मामला है ना, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में पुलिस के उन तमाम अफसरान को चुन चुन के मारा गया जिन्होंने फौजी ऑपरेशन में हिस्सा लिया 90s के, आप जानते हैं। तो जो पुलिस का मोराल ऑन ग्राउंड है, जो मैं भी देख के आया हूं, पिछले दिनों रिपोर्ट किया, और आप तो खैर वहां रहते हैं, पुलिस का मोराल जो है आपके ख्याल में वो किस तरह ठीक हो सकता है, जबकि एक हिस्ट्री है उनकी, उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं मुशर्रफ साहब के दौर में, और उनके लोग मारे गए हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने हुकूमत वक्त का साथ दिया और फौज का साथ दिया और लोगों को मारा ऑपरेशन के अंदर। जी देखें, यहाँ पर अगर उन पुलिस वालों के मरने की बात की जाए, उनके शहीद होने की बात की जाए, तो हुकूमत ने ऑपरेशन के बाद उन तमाम पुलिस एहलकारों को या तो सस्पेंड कर दिया था या उनको हम कहें कि खुड्डे लाइन लगा दिया था, जिस वजह से क्रिमिनल अनासिर को ये आसानी हुई कि वो उनको आसानी से अपना टारगेट कर सके। आज भी मुख्तलिफ पुलिस के एहलकारों से जब हमारी बात होती है, हम उनसे पूछते हैं कि आप टारगेट किलर्स को क्यों नहीं पकड़ते, भत्ताखोरों को क्यों नहीं पकड़ते, तो उनका ये कहना है कि सियासी दबाव उनके ऊपर आता है। जो शख्स पर्ची लेके आता है, आखिर में थाने में बैठ के उनको ही उस शख्स को छोड़ना पड़ता है। ये 4 टारगेट किलर्स जिनकी आज कराची में बात की जा रही है, ये पुलिस भी, हम जब थाने पहुंचे थे तो पुलिस इनको दिखाना नहीं चाहती थी, पुलिस छुपा रही थी। एक्सप्रेस न्यूज को यह एजाज है कि उसने सबसे पहले उन टारगेट किलर्स की निशानदेही की, तो आज पुलिस ने 5 दिन बाद उनको मीडिया के सामने पेश किया है। ये कौन लोग हैं? कई लोग पकड़े गए और सियासी फोनों पर छूट गए। ये इक़्तिदार साहब, जिन लोगों से आप मिलके आए जी, ये कौन लोग हैं टारगेट किलर्स जो हैं? देखिए, लियारी के अंदर जब गैंग वॉर शुरू हुई तो उसमें 4-5 ग्रुप जो हैं वजूद में आए थे। आजकल जिस ग्रुप की वहां पर क्या कहना चाहिए कि वहां पे अक्सरियत है, उसके जो मुखालफिन है वो मुख्तलिफ इलाकों में भागे हुए हैं। हमें हमारे जराये ने बताया कि ये लोग अरशद पप्पू ग्रुप से हैं जिनको पकड़ा गया था। ये लोग लोगों को अगवा करते हैं और दरिंदगी की वहशियाना एक मिसाल कायम करते हैं। उनकी नाक काटते हैं, उनकी गर्दन काटते हैं, उनकी उंगलियां काटते हैं और उसके बाद उसकी वीडियो बनाते हैं जो कि इनके मोबाइलों से निकली हैं। लेकिन हुकूमत अब भी शशोपंच का शिकार है, उनके चेहरे नहीं दिखा रही, उनसे बात नहीं करने दे रही, उनके वीडियो नहीं फराहम कर रही हमें कि आखिर उन्होंने क्या करा। लेकिन हमें बार बार ये पुलिस के लोग कहते हैं कि अगर उनको सियासी दबाव से आजाद किया जाए तो वो आज भी कराची में अमन कायम कर सकते हैं। एक बात सुनिए, मुझे एक बात की बड़ी हैरानगी हो रही है, कंफ्यूजन यहाँ पे ये कि पुलिस को कंट्रोल कौन कर रहा है? वजीर दाखिला जो है वो तो
बुलंद बांग ये बात कह रहे हैं पुलिस से कि जी टारगेट किलर्स को मीडिया के सामने पेश किया जाए। दूसरी तरफ आप मुझे कह रहे हैं कि पुलिस फिर भी जो है उन टारगेट किलर्स को पेश नहीं कर सकती, सियासी दबाव है। तो हुकूमत वक्त के बड़ा सियासी दबाव और क्या होगा? हुकूमत वक्त तो खुद उनसे कह रही है कि आप ये सब कुछ कर। आप मेरे साथ रहिएगा, अभी हम आपसे बातचीत जारी रखें कराची के हालात पे। व्यूअर्स, हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे ब्रेक के फौरन बाद। लेकिन आपको सबसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखा दूं कि कराची में जो एक अहम तरीन पोस्ट है, आपको पता है ये खत्म हुआ जब बल्दियाती सिस्टम खत्म हुआ, उसके बाद कमीशन निज़ाम पहले आया, उसके बाद दोबारा वापस हुआ, तो एक ट्रांजिशन पीरियड है। बल्दियाती इलेक्शंस अभी नहीं हुए थे, तो ट्रांजिशन पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए गए। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर दोबारा लगा दिए गए हैं और कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी वापस लगा दिया गया। हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं आपकी कराची एक अहम तरीन हस्ती से जिनके हाथ में इस वक्त अमन व आमा का तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दे दी गई है। ये हस्ती कौन है, इनके पास कौन सा ओहदा इस वक्त आया है आजकल में, वो हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन उनकी एक फुटेज हमारे सामने मौजूद है और वो आपको पहले फुटेज दिखाते हैं और फुटेज देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि ये वो हस्ती हैं जिनके हाथ में इस वक्त कराची का अमन व आमा है। इनकी डेजिग्नेशन क्या है, इनका नाम क्या है, ये कौन है, ये ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से पहले जरा इनकी आप एक फुटेज देख लीजिए। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना, मैं चली बन हुए